जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट और इसमें हम अभ्यास करेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों अगर आपको और मॉक टेस्ट पढ़ने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। लगभग ये 31वां मॉक टेस्ट है। 30 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो और किसी भी लेवल का एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम हो, तो आप जो है उनकी तैयारी कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी जो स्टैटिक जीके की सीरीज़ है इसको मतलब छोड़ना मत, आप इसको फॉलो कीजिए। डेली डे बाई डे नए से नए प्रश्न मिलेंगे आपको और आपको जीएस की एक बैकबोन तैयार हो जाएगी। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमें बताना है कि मानव शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। आपके ऑप्शन है थायराइड, अग्नाशय, लीवर या पीयूष ग्रंथि। तो उसमें सही जवाब क्या होगा? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है लीवर। दोस्तों लीवर की मैं बात करूं तो लीवर मानव का एक ऐसा अंग है जो पित्तरस को निकालता है। पित्तरस, और पित्तरस क्या काम करता है? ये वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो ये वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा का पाचन करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि पित्तरस कहाँ से निकलता है? लीवर से। और लीवर में सबसे ज़्यादा पुनर्योजी क्षमता होती है। अगर लीवर की सेल डैमेज हो जाती है तो सबसे जल्दी बनने की क्षमता वो लीवर की सेल में होती है। ये भी आपको याद रखना। हमारे शरीर को डिटॉक्सीफाई कौन करता है? तो हमारे शरीर को डिटॉक्सीफाई करने का काम भी लीवर करता है। तो ये भी आप याद रखना, डिटॉक्सीफाई। ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो विष वाली चीज़ें होती हैं उनको बाहर कर देता है लीवर। और लीवर के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, इसमें कौन सी सेल होती हैं? तो इसमें हेपेटिक सेल होती हैं, हेपेटिक सेल। तो ये भी आप याद रखना, हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं लीवर में। आपसे पूछा जा सकता है कि हेपेटिक कोशिका किस अंग में मिलती हैं? तो लीवर में मिलती हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे अग्नाशय, अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। तो ये भी आप याद रखना, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। पीयूष ग्रंथि लिखा गया है, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये मस्तिष्क के आधार में होती है। प्रश्न हमसे पूछा गया था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अग्नाशय, सॉरी लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। सही जवाब क्या होगा? कान्हा किसली नेशनल पार्क की मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, मध्य प्रदेश। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश के बारे में तो मध्य प्रदेश में ना मतलब कई सारे नेशनल पार्क भी हैं। जैसे एक टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखना। पन्ना नेशनल पार्क, ये भी आपसे काफ़ी आता है एग्जाम में, पन्ना। पेंच हो गया, पेंच एक टाइगर रिजर्व है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। तो बांधवगढ़, पन्ना, पेंच और कान्हा किसली, ये सारे नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आप मुझे मध्य प्रदेश के 3 डांस बता सकते हैं? हाँ, एक मांझ, एक मटकी, मटकी और एक गिरदा। तो मध्य प्रदेश में मांझ, मटकी, गिरदा, जबारा भी होता है वैसे, जबारा। तो ये सारे डांस आप याद रखना, मध्य प्रदेश के डांस हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राजस्थान, राजस्थान के 2 राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखना। एक तो रणथंभौर नेशनल पार्क बहुत आता है, रणथंभौर। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में। एक मुकुंदरा हिल्स बहुत आता है, कोटा में जो है मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ पर है? वो आपका राजस्थान में है। ठीक है। उत्तराखंड में आप जानते हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क है ना। और एक आपसे पूछता है ग्रेट हिमालयन, पूछता है जिम कॉर्बेट पूछ लेता है, गंगोत्री नेशनल पार्क पूछता है, तो उत्तराखंड में है। क्लियर। चलिए, तो कान्हा नेशनल पार्क आप याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, जो नेशनल पार्क होते हैं ना, ये इन सीटू का उदाहरण होते हैं, इन सीटू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन सीटू। अगला प्रश्न क्या कहा गया? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन कभी आए कि भारत में पहली लोकसभा किस वर्ष बनी थी? तो 1952 में भारत में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। और मैं आपको बता दूं, जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा की सबसे विशेष शक्ति क्या है? आर्टिकल 109 के तहत ये कहा गया कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा। तो ये लोकसभा की विशेष शक्ति है। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 109 में ये कहा गया है। तो ये आप ध्यान रखना। प्रश्न में पूछा गया था कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? ऑप्शन सी,
लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। अगला प्रश्न, संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? दोस्तों सामान्य स्थिति में संसद के दो सदनों के बीच जो अंतराल की हम बात करते हैं तो होगा 6 महीने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 6 महीने। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय संसद के सामान्य स्थिति में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। BMW, बी से है बजट सत्र, ठीक है, बजट सत्र। M से है मानसून सत्र, और W से विंटर यानी कि शीतकालीन सत्र। तो भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है। मैं बात करूं बजट सत्र की, तो बजट सत्र चलता है आपका फरवरी से मई तक, ठीक है। मानसून सत्र ये जुलाई से सितंबर तक चलता है, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो सबसे बड़ा सत्र हमारी संसद का वो है आपका बजट सत्र, और सबसे छोटा कौन सा है? वो है ये शीतकालीन सत्र। तो ये जरूर याद रखना, भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं, B से बजट सत्र, M से मानसून और W से विंटर यानी कि शीतकालीन सत्र, ठीक है। BMW से आप इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं भारतीय संसद के बारे में, अगर क्वेश्चन आए कि भारत में संसदीय प्रणाली की जो विशेषता है ये कहाँ से ली गई है, तो वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है। हमसे पूछा गया था संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितना सत्रों के बीच कितना अंतराल होगा, तो 6 महीने इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों गदर पार्टी जो थी ये भारत के बाहर जो मतलब क्रांतिकारी चीज़ें हो रही थी उसको बूस्ट करने में लगी हुई थी, और इसका सीधा उद्देश्य था अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करना। तो गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई, 15 जुलाई 1913, और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में था। अमेरिका का एक शहर है, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गदर पार्टी 1913, ठीक है दोस्तों। सैन फ्रांसिस्को याद रखिएगा। दोस्तों भगत सिंह लिखा गया है यहाँ पे, तो सरदार भगत सिंह की आत्मकथा पूछी जाती है, वाई आई एम एन एथिस्ट। कभी क्वेश्चन आए कि वाई आई एम एन एथिस्ट ये किसकी आत्मकथा है, तो वो है भगत सिंह की। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? दोस्तों सूर्य की रोशनी से हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन एक्टिव हो जाता है? ऑप्शन डी, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से हमारी बॉडी में बनने लगता है। विटामिन डी जो है ना, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, और ये हमारे जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, और जो हमारी बोन होती हैं उसके लिए अच्छा माना जाता है। ये आप याद रखना, धूप का विटामिन डी को कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में काम करता है, तो ये भी आप याद रखना, हार्मोन विटामिन के रूप में कौन सा काम करता है? तो विटामिन डी काम करता है, ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन सी हीट पाकर सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। अगर आप सब्जियों को धोएंगे, काटेंगे या उनको गर्म करेंगे तो विटामिन सी का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। और विटामिन सी केवल प्लांट से हमको मिलता है, प्लांट फूड से, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी में हमारे जो मसूड़े होते हैं उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग होती है और सूजन आ जाता है, ठीक है, याद रखना। तो धूप का विटामिन डी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों रऊफ बड़ा फेमस लोक नृत्य है, कहाँ का? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में किया जाता है। जम्मू कश्मीर में एक डांस और होता है, वो होता है आपका दुमहल। तो दुमहल डांस जम्मू कश्मीर। कूद और आता है एग्जाम में, कूद, और हिकत भी पूछता है, हिकत डांस। मंदजास बहुत आता है, मंदजास। तो ये सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। दुमहल, कूद, मंदजास और हिकत जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। दोस्तों क्या आपको मैं पता है कि जम्मू कश्मीर का नया साल क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर का नया साल नवरे कहलाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नवरे कहाँ का नववर्ष है, तो जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर में ना एक नेशनल पार्क है जिसका नाम दाची गाम। तो दाची गाम नेशनल पार्क जो कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल हिरन होता है, कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, वो है आपका दाची गाम नेशनल पार्क। और जम्मू कश्मीर में एक झील है बूलर झील। बूलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसको झेलम नदी से पानी मिलता है, ठीक है, यह आप याद रखना, पूछ लेता है। जम्मू कश्मीर का एक बांध भी आप याद रखिएगा, सलाल बांध, सलाल डैम। और सलाल डैम के बारे में मैं बता दूं, ये चिनाब नदी पर है। सलाल जल विद्युत परियोजना ये चिनाब नदी पर बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, तो ये भी आप याद रखना। और जम्मू कश्मीर में केसर होती है बहुत ज़्यादा, और केसर के बागान क्या कहलाते हैं? करेबा कहलाते हैं। तो करेबा केसर के बागान है। रऊ पूछा गया था, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया उत्तराखंड के 3 डांस बता देता हूँ। जागर बहुत इंपॉर्टेंट है, चांचरी बहुत आता है एग्जाम में, चांचरी, ठीक है। रम्मन बहुत पूछता है एग्जाम में, रम्मन।
तो जागर, चांचरी, रमन, लंगबीर बहुत आता है, लंगबीर डांस। और दूसरा झोरा बहुत आता है, झोरा, ये भी आप याद रखना। छोलिया बहुत पूछता है, राजपूतों का नृत्य है छोलिया, तो ये भी आप याद रखना, पूछ लेता है आपके एग्जाम में छोलिया। ठीक है, तो ये सारे डांस उत्तराखंड के हैं। पंजाब के आप जानते हैं भांगड़ा है, गिद्धा है, गिद्धा महिलाएं करती हैं। ठीक है, किकली बहुत पूछता है पंजाब में, किकली। सुम्मी बहुत आता है एग्जाम में, सुम्मी। लेकिन आपके एग्जाम के लिए भांगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, भांगड़ा ज़्यादा आता है। तो जवाब होगा रऊफ, जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। दोस्तों ध्वनि की जो हम इंटेंसिटी मापते हैं वो डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, डेसिबल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं ध्वनि की बात करूं तो हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस शहर में है। दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो ये ट्रॉम्बे मुंबई में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ट्रॉम्बे मुंबई। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है, तो वो है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो ये आप याद रखना, भारतीय परमाणु अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में है, मुंबई में। अगला प्रश्न क्या कहा गया, एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है। दोस्तों लाइट ऑफ एशिया कहा गया महात्मा बुद्ध को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, वो सिद्धार्थ है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, सिद्धार्थ। और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो अगला अवतार होगा वो मैत्रेय के नाम से जाना जाएगा। तो भविष्य का बुद्ध किसको कहा गया, मैत्रेय को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। तो गौतम बुद्ध इसका सही आंसर है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम। तो क्वेश्चन कभी आए कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करूँ तो गंगा डॉल्फिन इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। और 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार द्वारा गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों डॉल्फिन के बारे में बता दूं, डॉल्फिन सामान्यतः अंधी होती हैं, ब्लाइंड होती हैं। और डॉल्फिन जो होती हैं, फिर आप कहोगे अंधी होती है तो उनको दिखता कैसे है, तो डॉल्फिन में ना सोनार प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, सोनार प्रणाली। सोनार में क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं, जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, उनको यूज किया जाता है। तो ऐसे ही डॉल्फिन अपने रास्ते को पता करने के लिए, अपने शिकार को पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती हुई चलती है। तो इसमें एक तरीके की सोनार प्रणाली पाई जाती है, रडार प्रणाली पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 5 अक्टूबर 2009 वो साल था जब गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वह प्लेटिनिस्टा गंजेटिका, प्लेटिनिस्टा गंजेटिका। ठीक है, याद रखना, गंजेटिका। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला सबसे पहली बार भारत में, वो मिला था अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को साल 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र इसको कहा जाता है, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। और ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। ठीक है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो सामान्यतः नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1901 में, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल जो शुरू हुआ वो 1969 और 68-69 में शुरू हुआ था। ये आप ध्यान रखना, 68 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। तो ये आप याद रखना। और नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है, तो स्वीडन की सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं शांति का नोबेल जो मिलता है वो ओस्लो में मिलता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल दिया जाता है। प्रश्न में पूछा गया था अर्थशास्त्र का नोबेल सबसे पहले किस भारतीय को मिला, अमर्त्य सेन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों रिकेट्स की मैं बात करूं तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और ये मेनली बच्चों में होता है। इसमें हड्डियां सूख जाती हैं और उनमें जो है कमजोरी हो जाती है। लेकिन अगर पूछे कि वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, इसमें हड्डियां नर्म हो जाती हैं, नर्म होकर मुड़ने लगती हैं, तो ये वयस्कों में होता है। ओस्टियोमलेशिया रोग वयस्कों में होता है और ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण करने का काम जो प्राइमरी काम है वो किसका है, वो है किडनी का, लीवर का नहीं है। किडनी का मुख्य काम जो है रक्त को शुद्ध करता है। किडनी क्या काम करती है कि हमारे ब्लड से यूरिया, जो हानिकारक लवण होते हैं, जो अमोनिया के उत्पाद होते हैं, उनको बाहर निकाल देता है। तो रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करती है।
किडनी जिसको वृक्क कहा जाता है। और मैं आपसे बता दूं कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, तो ये जरूर याद रखना, किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका फेफड़े। फेफड़े भी रक्त को शुद्ध करते हैं, लेकिन कैसे, ये हमारे ब्लड में किसको निकाल देते हैं, CO2 को निकाल देते हैं और O2 को उसमें मिला देते हैं। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हृदय। अगर क्वेश्चन आए कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो आंसर होगा 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी का होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और इस बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। तो ये भी आप ध्यान रखना, संविधान सभा की प्रथम बैठक ये सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई 9 दिसंबर 1946 को, और वो हुई कहाँ पर थी, नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली। तो ये भी आप याद रखना। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो साल 1934 में M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया गया था। और संविधान सभा कब बनी? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो इसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में किसने लिखा? तो भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में लिखने वाले व्यक्ति हैं बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों सांची का स्तूप अपनी अमूर्त वास्तुकला के लिए, अद्वितीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है, और ये सम्राट अशोक ने बनवाया था 3वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, याद रखना, रायसेन मध्य प्रदेश, ये पूछ लेता है। दोस्तों मैं बात करूँ बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में 3 चीज़ें बड़ी फेमस हैं, एक तो चैत्य, एक विहार और स्तूप, और तीनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चैत्य क्या है? चैत्य वो जगह है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु बैठकर ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे चिंतन करते हैं या जहाँ पर ध्यान लगाते हैं वो जगह चैत्य कहलाती है। ठीक है, याद रखना, चिंतन करने का स्थान, ध्यान लगाने का स्थान चैत्य है। बिहार आवास है, रहने का स्थान है, तो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, वो है उसका बिहार। स्तूप क्या है? बौद्ध लोग जब मर जाते हैं तो उनकी समाधि के ऊपर अर्ध गुंबदाकार आकृति बनाई जाती है, तो उसको स्तूप कहा जाता है। तो एक तरीके से समाधि का काम करता है स्तूप। तो ये आप याद रखना, चैत्य, विहार और स्तूप, इनके तीनों के बारे में मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। हमसे पूछा गया था सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो एक स्तूप में ना एक तोरण होता है, तोरण। क्या आपको पता है कि एक स्तूप में जो तोरण होता है वो क्या होता है? तो स्तूप का प्रवेश द्वार जो होता है ना वो तोरण होता है। और ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से इतनी बार रिपीट किया गया है एग्जामों में कि तोरण क्या है, तो आप बताएंगे कि तोरण प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, ये एक स्तूप की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये इस तरह से यहाँ पे हर्मिका होगी, और ये होता है यष्टि। यष्टि, तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। आपसे पूछेगा कि स्तूप के अर्धगुंबदाकार भाग पर बनी आयताकार संरचना जिसमें बुद्धों के पवित्र अवशेष रखे जाते हैं, जो भगवान का स्थान माना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये वाला भाग ना, ये हर्मिका होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है, हर्मिका क्या होती है? तो हर्मिका अर्धगुंबदाकार आकृति पर एक आयताकार बालकनी टाइप बनाई होती है, जिसमें बौद्धों के पवित्र अवशेष रखे जाते हैं, और ये भगवान का स्थान माना जाता है। हर्मिका के ऊपर एक खंभा होता है, ठीक है, इस तरह का बना हुआ, और इसको बोलते हैं यष्टि। यष्टि बोला जाता है। तो ये 3 चीज़ आप मैंने क्लियर कर दी। एक यष्टि क्या होता है, खंभा होता है, हर्मिका बालकनी होती है, और तोरण प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? दोस्तों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें बात कही गई है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मैं बात करूं तो इन्हें भारतीय संविधान का जनक के रूप में उपाधि दी गई है। और भारतीय संविधान को लिखने का काम अगर आपसे पूछे तो क्या अम्बेडकर ने किया? तो नहीं, अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आप ध्यान रखना। भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी
नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने निःशुल्क रूप से भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा है। ठीक है, याद रखना। तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों मालगुडी डेज ये काफ़ी फेमस उपन्यास लिखा गया है और ये किसने लिखा है, ये लिखा आर के नारायण ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, आर के नारायण। दोस्तों यहाँ पे लिखा खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह की किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ये भी आप याद रखना, खुशवंत सिंह की बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। विक्रम सेठ की तो आप जानते हैं, ए सूटेबल बॉय, इनकी बड़ी फेमस किताब है। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की एक किताब अभी लिखी गई है, मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, कम्स टू मी। तो ये जरूर याद रखना, ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। मालगुडी डेज पूछा गया था, आर के नारायण आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों भारत का पेरिस कहा गया जयपुर को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। तो जयसिंह द्वितीय के द्वारा ये स्थापना की गई और जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया और इसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिसे वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क का नाम भी दिया गया है। ये उत्तराखंड के नैनीताल और रामनगर जिले में फैला हुआ है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया गिर, गिर जो है ना वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, एशियाई लोयन यहाँ मिलते हैं। तो ये जरूर आप याद रखना। और आपसे मैं बता दूं गिर गुजरात में है, गुजरात में है गिर। क्लियर। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मैड्रिड किस देश की राजधानी है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी की बात करूँ, पोलैंड की राजधानी है वार्सा। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, लिस्बन। और यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है किस महीने से शुरू होता है। दोस्तों मैं बता दूं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और इसको जो मान्यता मिली एज ए राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में वो 22 मार्च 1957 को जो अब शक संवत पर आधारित कैलेंडर है, इसको भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा और इसकी शुरुआत चैत्र महीने से होती है, चैत्र महीने से। और मैं बता दूं शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो 78 ईस्वी में कुषाण वंश का राजा कनिष्क, कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, विक्रम साराभाई। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को कौन देखता है, इसरो देखता है। इसरो जो बना वो 1969 में बना और इसरो का पूर्ववर्ती संगठन था इनकोस्पर। तो कभी क्वेश्चन आए कि इसरो का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा, इनकोस्पर था। ठीक है, पूछ लेता है। क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब होता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को 23 अगस्त 2023 को जो विक्रम लैंडर था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। तो चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग को स्मृति देने के लिए 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आपसे पूछ लेता है, हमसे पूछा गया था अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, आंसर होगा विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न क्या कहा गया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जिस भारतीय महिला को सबसे पहली बार मिला वो थी मदर टेरेसा। साल 1979 में इनको शांति का नोबेल दिया गया था, शांति का नोबेल। ठीक है दोस्तों, ये अल्बानियाई मूल की थी लेकिन ये भारत की नागरिक बन चुकी थी पूर्णतः। तो ये आप याद रखना, मदर टेरेसा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में है। दोस्तों अजंता की गुफाएं जो हैं ये रॉक कट का उदाहरण है, पहाड़ों को काट कर, चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है। और अजंता की गुफाओं की सबसे खास बात मैं बता दूं, यहाँ पे जातक कथाएं लिखी गई हैं। जातक कथाएं क्या हैं, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी वो जातक कथाएं हैं जो अजंता की गुफाओं में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया कश्मीर को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कश्मीर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा वैसे अगर आप पूछे स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है तो बर्न है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो मानस जो है वो असम में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, असम। दोस्तों यहाँ लिखा गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ना एक टाइगर जो बुक्सा
तो बुक्सर टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। एक नेशनल पार्क है जल्दापारा, तो जल्दापारा नेशनल पार्क वो आपका पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा बहुत पूछता है एग्जाम में, गोरुमारा नेशनल पार्क वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, याद रखना। मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था, असम में है। क्लियर। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, आलम आरा। और सबसे पहली मूक फिल्म तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। मूक फिल्म का मतलब है कि इसमें आवाज़ नहीं आती थी, बस आपको देख के अंदाज़ा लगाना कि सामने वाला क्या कह रहा है। बोलती फिल्म में थी कि इसमें आवाज़ आती थी, तो आलम आरा बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कुचिपुड़ी की उत्पत्ति एक गांव है कुचिपुड़ी, और ये कुचिपुड़ी गांव जो है ना ये कृष्णा जिले में आता है, कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी डांस की उत्पत्ति जो हुई है ना वो आंध्र प्रदेश से हुई है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुचिपुड़ी डांस की सबसे खास बात यह है कि इसमें पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है और इसको तरंगम कहा जाता है। तो तरंगम वो स्थिति है कुचिपुड़ी डांस में जब पीतल की थाली पर के किनारों पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। और साथ साथ मैं बता दूं यहाँ पर ना मंडूक शब्दम का यूज भी होता है, मेंढक की कहानी बताई जाती है मंडूक शब्दम। तो कभी क्वेश्चन आए कि मंडूक शब्दम और तरंगम ये कौन से शास्त्रीय नृत्य की विधाएं हैं, तो कुचिपुड़ी आपका आंसर होगा। और कुचिपुड़ी कहाँ से निकला, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के दो लोक नृत्य भी मैं आपको बता देता हूँ, एक ढिमसा बहुत आता है एग्जाम में, ढिमसा। एक आपसे दप्पू बहुत पूछता है, दप्पू। और एक आपसे पूछेगा घंटा मर्दाला, तो घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें मैंने आपको 30 प्रश्नों का अभ्यास कराया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान जी के पॉइंट।